हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैवरन ऑफ टेक्स्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरलिज्म पे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म है क्या। सो पेन एंड पेपर लेके हो जाइए तैयार और शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी मेनली इन फ्रांस एंड द रशियन एम्पायर। फ्रांस और रशियन एम्पायर में अर्ली 20th सेंचुरी में ये इमर्ज हुई, बनी। नाउ आप इस डेफिनेशन को देखिए। स्ट्रक्चरलिज्म ट्राइज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सिस्टम अंडरलाइंग द इवेंट। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म पहले पढ़ रखा है और आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई तो बहुत बढ़िया, पर अगर आप नए हैं तो डरने की बात नहीं, क्योंकि मैं ये डेफिनेशन आपको नहीं समझाने वाला, बल्कि वीडियो के लास्ट में ये डेफिनेशन दोबारा दिखाई देगी और तब आप खुद इसे समझ जाएंगे बिना मेरे समझाए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए। द इंटरनल रिलेशनशिप थ्रू विच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ होल आर ऑर्गेनाइज्ड। अब ये स्टेटमेंट ही स्ट्रक्चरलिज्म का सारा सार है। अगर ये समझ आ गई तो समझो स्ट्रक्चरलिज्म काफ़ी हद तक समझ आ गया। तो समझते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब। मान लो मैंने एक दीवार बनानी है, तो दीवार बनाने के लिए सामान चाहिए होगा, जैसे ईंट चाहिए होगी, सीमेंट चाहिए होगा, पुट्टी चाहिए होगी, पेंट लगता है ना। ये सब एलिमेंट्स हमें चाहिए होंगे दीवार बनाने के लिए। अब ये हो गए दीवार के एलिमेंट्स। तो इन सब एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके ही दीवार बनेगी। जैसे कि पहले मैं एक सीमेंट की लेयर लगाऊंगा, फिर एक ईंट रखूंगा, फिर उसके बीच में सीमेंट होगा, फिर अगली ईंट, फिर सीमेंट, फिर ईंट, और इसी पैटर्न को मैं दोबारा बार बार रिपीट करूंगा। ऊपर एक और सीमेंट की लेयर और दोबारा ऊपर को रिपीट किया, तो ये एक पैटर्न हो गया। पर ज़रूरी नहीं दीवार ऐसे ही बनेगी। मैं चाहूँ तो ईंट ऐसे भी रख सकता हूँ, इस तरीके से ईंट को रख सकता हूँ, बीच में सीमेंट डाला, ईंट रखी, सीमेंट डाला और इस चीज़ को रिपीट किया। और मैं चाहूँ तो ईंट ऐसे भी रख सकता हूँ कि ईंट को टेढ़ा रखा, सीमेंट डाला, अगली ईंट, और इस तरीके से बना। तो ये मेरी मर्जी है कि मैं किस तरीके से इन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करता हूँ और एक दीवार बनाता हूँ। बट एंड रिजल्ट जो है वो मेरा एक दीवार ही होगी। सो उस दीवार में किस तरीके से हमने इन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, किस तरीके से जो एलिमेंट्स है वो आपस में मिलते हैं और मिल के एक मीनिंग क्रिएट करते हैं, उनको समझना, उनको एनालाइज करना ही स्ट्रक्चरलिज्म है। ठीक, यही इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि द इंटरनल रिलेशनशिप थ्रू विच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ होल आर ऑर्गेनाइज्ड। कि कोई होल है, जैसे कि कोई दीवार है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, उनका इंटरनल रिलेशनशिप क्या है। और इसमें एक और बात ध्यान दीजिए कि जब हम दीवार बनाते हैं तो दीवार अकेली ईंट से नहीं बनती या अकेले सीमेंट से नहीं बनती। दीवार जो बनती है वो ईंट, सीमेंट, हर एक एलिमेंट जब एक दूसरे से जुड़ता है तो दीवार, कोई हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा दीवार सिर्फ और सिर्फ ईंटों की वजह से ही बनी है, या सिर्फ सीमेंट की वजह से ही बनी है, या सिर्फ पुट्टी की वजह से ही बनी है। जब ये सारे एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, एक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, तभी दीवार बनती है। सेम चीज़ लैंग्वेज में होती है कि जब वर्ड्स और ये सब चीज़ें आपस में मिलती हैं, जब एलिमेंट्स सारे आपस में मिलते हैं, तभी कोई मीनिंग निकलता है किसी होल का। उससे कोई एक एलिमेंट उसको डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे हम कोई पोएम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ राइम स्कीम से ही उस पोएम का मतलब नहीं निकल रहा, सिर्फ जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसी से उसका मतलब नहीं निकल रहा। बट राइम स्कीम, पंक्चुएशन मार्क्स, लैंग्वेज, साउंड्स, वर्ड्स, जब उन सबको मिला के, उन सबको एक दूसरे से रिलेट करके एक रिलेशनशिप बना के उस पोएम का मतलब निकलता है, वो पोएम बनती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है साइन का, जो कि दिया था फर्डिनांड डी सेस्योर ने। जब हम फर्डिनांड डी सेस्योर पे एक पूरी वीडियो आएगी जहाँ पे उनके और भी बाकी सारे कंसेप्ट्स या उनको डिटेल में बताया जाएगा, बट फिलहाल के लिए आप इस कंसेप्ट को देखिए, साइन। अब इससे पहले आप ये पढ़िए, रियलिटी इज आउट देयर बट कंसेप्ट्स आर जनरेटेड बाय द ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू ऑर्गेनाइज रियलिटी, है ना। ऑर्गेनाइज रियलिटी। स्ट्रक्चर्स आर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स वी यूज टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड फिजिकल एंटिटीज। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि रियलिटी इज आउट देयर। इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो मानते थे कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जो हमारे एक्सपीरियंस से परे है। मतलब जैसे ये कार है तो ये रियलिटी है, एक ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है,
बट इसको समझने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने इसको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कार, जिससे कि हम इस चीज़ को जानते हैं। और ये जो कार है ये एक मेंटल स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया है इस फिजिकल एंटिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, समझने के लिए, ठीक। और ये जितने भी ये स्ट्रक्चर बनते हैं ये हमारे कल्चर, लिंग्विस्टिक या जितने भी सोशल फैक्टर्स और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनके हिसाब से बनते हैं। ये हम आगे जानेंगे कि कैसे। नाउ साइन इज द आउटकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड। मतलब एक साइन बनता है जब सिग्निफायर और सिग्निफाइड आपस में मिलते हैं। नाउ अ साइन इज मीनिंगफुल ओनली विद इन इट्स ओरिजिनेटिंग सिस्टम। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो मीनिंग हमने इस रियलिटी को दिया है, इस कंसेप्ट को दिया है, वो कोई इनहेरेंट नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि जो एक्चुअल में इसका परम सत्य है, बल्कि हमने बस इसको एक नाम दिया है, ठीक। इसको हम आगे समझते हैं कि कैसे। जैसे आप इस चीज़ को देख लीजिए, ये एक पेड़ है, तो पेड़ कोई ऐसी साउंड नहीं है कि ये इसका कोई फीचर है या कोई इसका इनहेरेंट मीनिंग है कि परम सत्य है कि इसको पेड़ ही कहते हैं, नहीं। रशिया में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे इसको कुछ और कहते होंगे, चाइना में जाएंगे वहाँ इसको कुछ और कहते होंगे, इंग्लिश में बात करें तो इसको ट्री कहते हैं। तो अलग अलग साउंड्स हैं हर जगह के, हर लैंग्वेज में। तो ये जो साउंड हैं, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जगह के हिसाब से बदलते हैं। इसका मतलब ये सारे क्या हैं? आर्बिट्रेरी हैं, मतलब अलग हैं। इनका कोई एक मीनिंग नहीं है कि अच्छा इस चीज़ को पेड़ कहते हैं तो सारी दुनिया इसको पेड़ के नाम से ही जानती है, नहीं। सब ने अपने लिंग्विस्टिक या कल्चर या सोशल फैक्टर्स के हिसाब से अलग अलग एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। जैसे जो हिंदी बोलते हैं वो इसे पेड़ के नाम से जानते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं वो ट्री के नाम से जानते हैं, रशियन किसी और नाम से जानते होंगे, चाइनीज़ किसी और नाम से जानते होंगे। सो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड थिंग्स इज एंटायरली आर्बिट्रेरी। और यही बात यहाँ पीछे लिखी हुई है कि साइन इज मीनिंगफुल ओनली विद इन इट्स ओरिजिनेटिंग सिस्टम। मतलब जहाँ पे उसका ओरिजिनेटिंग सिस्टम है वही उसका मीनिंग है। फॉर एग्जांपल अगर ये पेड़ है तो मैंने अगर कहा पेड़, तो जो हिंदी भाषा जानते हैं या जिन्होंने हिंदी सीखी हुई है वही समझ पाएंगे कि पेड़ से इसका मतलब क्या है। तो इसका ओरिजिनेटिंग सिस्टम हुआ पेड़ का हिंदी। वैसे ही इंग्लिश में अगर मैं कहूँ ट्री, तो जो इंग्लिश जानते हैं, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है, वही समझ पाएंगे कि ट्री से मेरा मतलब क्या है। अगर मैं रशिया जाके पेड़ पेड़ बोलता रहूँ, किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्ड उनके सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जहाँ पे इसका ओरिजिनेटिंग सिस्टम है वहीं इसका मीनिंग है। और इसी चीज़ से हमें ये भी पता लगता है कि लैंग्वेज रियलिटी की कोई डायरेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि बहुत सारे सोशल कन्वेंशंस हैं जिनसे लैंग्वेज का मीनिंग बनता है। जैसे अगर हम इसको एक और तरीके से समझें तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई नीड टू गो टू द बैंक टू विदड्रॉ सम कैश, ठीक। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, आई सेट बाय द बैंक ऑफ द रिवर। अब आप इस वर्ड पे फोकस करिए, बैंक। वर्ड ये सेम है, BANK, दोनों में सेम वर्ड यूज हुआ है, बट इसका जो मतलब है वो दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे जो हम बैंक की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो वाला बैंक जहाँ पे हम पैसे जमा करते हैं, है ना, जैसे SBI होगा, PNB हो गया, एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो हम बैंक बात कर रहे हैं वो है नदी का किनारा। सो वर्ड सेम है बट इसके मीनिंग दोनों में अलग अलग हैं। तो इसी से हमें पता लगता है कि वर्ड जो है बिल्कुल आर्बिट्रेरी है, मतलब इसका मीनिंग हमारे सोशल कन्वेंशंस एंड सोशल फैक्टर्स की वजह से हमने इसका मीनिंग बनाया है। और वो मीनिंग चेंज हो सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये एक वर्ड है उसका यही मीनिंग होगा, नहीं, मीनिंग चेंज हो सकता है। आर्बिट्रेरीनेस मैंने आपको समझा दिया इस कंसेप्ट को, कि जैसे ये कैट है तो इसको इंग्लिश में कैट कहते हैं, पर हिंदी में इसको बिल्ली कहते हैं, रशियन में कुछ और कहते होंगे, चाइनीज़ में कुछ और कहते होंगे। ये एक फीचर हो गया। दूसरा आता है डिफरेंस, और ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, कंसेप्ट हैं, ये फर्डिनेंड डी सैसो ने ही दिए थे। अब डिफरेंस से क्या मतलब है कि ये चीज़ कैट है, क्यों? क्योंकि ये बैट नहीं है, क्योंकि ये रैट नहीं है, ठीक। नाउ फर्डिनेंड डी सैसो कहते थे कि किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी तभी पॉसिबल है जब वो सबसे डिफरेंट हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, आधार कार्ड, हर एक इंसान का आधार कार्ड अलग है। अगर सबका आधार कार्ड सेम ही होता, उसमें सेम नाम, सेम एड्रेस, सेम फ़ोन नंबर, सेम आधार नंबर, तो फिर पता कैसे लगता कि कौन सा आधार कार्ड किसका है या किसकी आइडेंटिटी क्या है। बट सबका आधार कार्ड अलग है, इसीलिए सबकी आइडेंटिटी अलग है, ठीक। ये एक एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए था। उसी तरीके से आप देखिए कि ये चीज़ कैट है क्योंकि ये
बाकी वर्ड से डिफरेंट है, बैट से अलग है, रैट से अलग है, मतलब ये कैट है क्योंकि बैट और रैट ये नहीं है। नाउ बाइनरी ऑपोजिशन, ये भी स्ट्रक्चरलिज्म का एक पार्ट है, आप कह लीजिए कंसेप्ट है कि स्ट्रक्चरलिज्म लाइक्स टू एक्सप्लोर हाउ बाइनरी ऑपोजिट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट मीनिंग। जिनको नहीं पता बाइनरी ऑपोजिशन क्या होता है उनको बता दो कि ये वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, जैसे दिन रात, सच झूठ, गोरा काला, ऊंचा नीचा एंड ऑल। सो फॉर इंस्टेंस द कंसेप्ट ऑफ गुड गेन्स मीनिंग व्हेन कंपेयर टू बैड। मतलब हम कैसे कहेंगे कि कोई चीज़ अच्छी है क्योंकि वो चीज़ बुरी नहीं है। सो जो अच्छी चीज़ है, जो गुड है, उसका मीनिंग आ रहा है कि वो बैड नहीं है, उसके एकदम अपोजिट के कंपैरिजन में। जैसे हम कहें कि दिन क्या है, तो दिन वो है जब रात नहीं होती। ठीक, सच क्या है, सच वो है जो झूठ नहीं होता। तो बाइनरी ऑपोजिट्स जो हैं वो एक दूसरे से अपना मतलब गेन करते हैं, लेते हैं, और स्ट्रक्चरलिज्म इसी स्ट्रक्चर को समझते थे और इन्होंने इसको भी एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क माना टू कॉम्प्रिहेंड रियलिटी, रियलिटी को समझने के लिए, कंसेप्ट्स को समझने के लिए। ठीक, और इसी चीज़ को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में अपोज किया गया था। अब इसको उन्होंने क्यों अपोज किया उसको जानने के लिए जल्दी ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की वीडियो भी इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आने वाला है और कुछ भी मिस आउट ना हो जाए, इसीलिए सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक साइंस फंक्शन बिकॉज वी एग्री एज कम्युनिटी दैट सर्टेन साउंड्स विल इवोक सर्टेन मेंटल इमेजेस, है ना। इस चीज़ को हमने पहले भी देख लिया कि जैसे ये पेड़ है तो हम एज ए कम्युनिटी एग्री करते हैं कि ठीक है इस चीज़ को हम पेड़ कहेंगे। अब ये पेड़ जो वर्ड है, जो साउंड है, कोई इनहेरेंट इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस हमने एज ए कम्युनिटी इसको एग्री कर लिया। जैसे हम जब छोटे बच्चे थे, छोटी क्लासेस में, तो हमको पेड़ की इमेजेस दिखाई जाती थी, भी बोला जाता था बच्चों बोलो पेड़, हम पीछे पीछे बोलते थे पेड़, बच्चों बोलो गाड़ी, हम पीछे पीछे बोलते थे गाड़ी। तो हमें सिखाया गया है कि इस चीज़ को हम पेड़ बोलेंगे और एज ए कम्युनिटी हमने एग्री कर लिया कि ठीक है जो ये साउंड है पेड़, ये हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके की इमेज क्रिएट करेगी। और यही यहाँ पे लिखा है कि एज ए कम्युनिटी दैट सर्टेन साउंड्स, जो कुछ एक साउंड्स हैं, विल इवोक सर्टेन मेंटल इमेजेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्ट्रक्चरलिज्म को थोड़ा कल्चर के कंटेक्स्ट में देखते हैं। आप ये चीज़ देखिए, पोएम, जैसे मैंने दीवार का एग्जांपल दिया था, मान लो पोएम एक दीवार है तो पंक्चुएशंस, साउंड्स, फ्रेजेस, वर्ड्स, पॉजेस, ये सब क्या हैं, इसके दीवार के एलिमेंट्स हैं। तो इनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है जिनसे एक पोएम बनी है। सो पोएम एक स्ट्रक्चर है जो बनता है जब एलिमेंट्स लाइक साउंड, फ्रेजेस एंड ऑल ये सब आपस में मिलते हैं, और इन सब एलिमेंट्स के मिलने से पोएम बनती है, ना कि किसी एक एलिमेंट से। मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छा जो साउंड है सिर्फ उसी की वजह से पोएम बनी है, या जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं सिर्फ उसी की वजह से पोएम बनी है। नहीं, ये सारे एलिमेंट्स या और भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे वो आपस में क्या रिलेशनशिप बना रहे हैं, उनके रिलेशनशिप से वो पोएम बनती है। ठीक, आगे देखते हैं लिटरेचर। अब ये एक और दीवार आ गई, इसके एलिमेंट्स क्या है, ड्रामा, पोइट्री, एसेज, नॉवेल्स। ठीक, इन सबको मिला के लिटरेचर बनता है। और अगर हम देखें तो लिटरेचर एक छोटा सा पार्ट है एक और बड़ी दीवार का जिसका नाम है कल्चर। और कल्चर बनता है सिनेमा, पॉलिटिक्स, ट्रेडिशंस, मिथ्स, लिटरेचर, इन सब को मिला के। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स होंगे। सो मीनिंग जनरेट होता है जब हम समझ पाते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़ जुड़ के वो एक बड़ा और बड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को समझना ही स्ट्रक्चरलिज्म का काम है। ठीक, नाउ इन सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लिंग्विस्टिक्स, स्ट्रक्चरलिज्म इज अ जनरल थ्योरी ऑफ कल्चर एंड मेथोडोलॉजी दैट इम्प्लाइज दैट elements of human culture must be understood by way of their relationship to a broader system। इस बात को समझते हैं। अब यहाँ जो बात की गई है वो एक होलिस्टिक अप्रोच की बात की गई है। मतलब जैसे सिर्फ अकेली ईंट या अकेला सीमेंट दीवार नहीं बनाती, सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं और उन एलिमेंट्स का आपस में एक रिलेशनशिप चाहिए होता है कि वो एक दूसरे से जुड़े। उसी तरीके से कल्चर भी काम करता है। जैसा हमने देखा कि एक कल्चरल सिस्टम में कितनी सारी एलिमेंट्स होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, और ये सारे एलिमेंट्स अकेले में कोई मीनिंग नहीं रखते बल्कि एक दूसरे से जुड़कर रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं, जिससे एक नेटवर्क बनता है, पूरा कल्चर बनता है। और अगर हम इनके डीप में जाते जाएं तो और ज़्यादा हमको स्ट्रक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक, और स्ट्रक्चरलिज्म इसी में इंटरेस्टेड होते हैं कि ये कल्चरल एलिमेंट्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं जिससे कि एक बड़ा कल्चरल सिस्टम बनता है।
और इन एलिमेंट्स को समझ के स्ट्रक्चरलिस्ट कोशिश करते हैं ये समझने की कि इंसान जैसा सोचता है, जैसे बात करता है, जैसे इंटरेक्ट करता है या कुछ भी करता है किसी कल्चरल सिस्टम में, वो वैसा क्यों करता है। मतलब आप जो हो, जैसे आप बात करते हो, सोचते हो, आपके सोचने का ढंग है, वो सब वैसा क्यों है। उन सबको, उस स्ट्रक्चर को अनकवर करने के लिए इन एलिमेंट्स को एनालाइज किया जाता है स्ट्रक्चरलिज्म में, और इनका आपस में रिलेशनशिप एनालाइज किया जाता है। ठीक, सो वही यहाँ पे लिखा है कि एलिमेंट्स ऑफ अ ह्यूमन कल्चर मस्ट बी अंडरस्टूड बाय वे ऑफ देयर रिलेशनशिप टू अ ब्रॉडर सिस्टम, कि एलिमेंट्स किस तरीके से एक बड़े सिस्टम से जुड़े हुए हैं और किस तरीके का रिलेशनशिप उनका है आपस में। और इट वर्क्स टू अनकवर द स्ट्रक्चर दैट अंडरलाई ऑल थिंग्स दैट ह्यूमंस डू, थिंक, परसीव एंड फील। मतलब हम उस स्ट्रक्चर को अनकवर करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि इंसान क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या परसीव करते हैं या क्या फील करते हैं। ठीक ना, स्ट्रक्चरलिज्म जब हम लिटरेरी थ्योरी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वो ये आता है कि इन स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू अ लिटरेरी वर्क बिकम्स अ टेक्स्ट। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म में लिटरेरी वर्क सिर्फ एक वर्क नहीं है जिसे ऑथर ने लिखा है, जिसमें ऑथर की इंटेंशंस या इमोशंस हैं, पर एक टेक्स्ट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लाइक लैंग्वेज, सिंबल, नैरेटिव स्ट्रक्चर आपस में इंटरेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक लिटरेरी कन्वेंशंस एंड कोड्स, जो कि एक ब्रॉडर सिस्टम का हिस्सा है। मतलब ऑब्वियसली जो भी कोड्स या सिंबल्स उसमें होंगे वो किसी ना किसी कल्चरल, एक बड़े कल्चरल सिस्टम का हिस्सा होंगे, तभी तो उनको कोई समझ पाएगा, उनको कोई लिख पाएगा या उनको कोई ऑर्गेनाइज कर पाएगा। ठीक, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि किस तरीके से कल्चर के एलिमेंट्स है, फिर उनके फर्दर एलिमेंट्स है, फिर उनके फर्दर एलिमेंट्स हैं। सो अ कॉम्पिटेंट रीडर is able to make sense of a particular literary text by specifying the underlying system of literary convention। कि पहले हमने देखा कि जो एक लिटरेरी वर्क है जिसमें ऑथर की इंटेंशंस या इमोशंस हैं, वो एक वर्क नहीं बल्कि एक टेक्स्ट है जिसमें कि इमोशंस और इंटेंशंस नहीं है बल्कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और जो एक कॉम्पिटेंट रीडर है वो इतनी समझ रखता है, वो इस काबिल होता है जो इन स्ट्रक्चर को अनकवर कर सके और उन कन्वेंशन एंड कोड्स, उन रिलेशनशिप को समझ के उस टेक्स्ट का कोई मतलब बना सके। हैंस इन स्ट्रक्चरलिज्म द फोकस इज शिफ्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द फोकस इज शिफ्टेड फ्रॉम द ऑथर टू द रीडर एज द सेंट्रल एजेंसी। फोकस इज शिफ्टेड क्योंकि बजाय इसके कि फोकस ऑथर पर हो कि ऑथर ने कोई वर्क जो है वो क्यों लिखा है, कोई टेक्स्ट क्यों लिखा है, उनकी इंटेंशंस क्या है, उनके इमोशंस क्या है, उसके बजाय फोकस है वो इस चीज़ पे है कि जो टेक्स्ट है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हमें डिकोड करना है। इट्स लाइक कि जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया वो एक कोडेड मैसेज है और हमें उसे डिकोड करना है, उसका डिकोड करके उसको डिसाइफर करके उसका एक मीनिंग क्रिएट करना है। और वो डिकोड कौन करेगा? ऑब्वियसली जो पढ़ेगा, जो रीडर होगा। सो फोकस ऑथर से रीडर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक, नाउ जो अब तक हमने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा उससे क्या की प्रिंसिपल्स निकलते हैं कि नंबर 1 फोकस ऑन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर पे, जो स्ट्रक्चर है उस पे फोकस है। ठीक, एम्फोसिस ऑन लैंग्वेज एज अ सिस्टम, कि लैंग्वेज को एक सिस्टम की तरह समझा जा रहा है। जैसे कि हमने साइन की बात की या फिर बाइनरी ऑपोजिशन की बात की है ना, तो लैंग्वेज को एक सिस्टम की तरह समझा जा रहा है। ऑपोजिशन टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, इसका मतलब हुआ कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो किसी टेक्स्ट के इंटरनल एलिमेंट्स पे फोकस करता है, ना कि बाहरी हिस्टोरिकल या कल्चरल कंटेक्स्ट पे। ठीक, स्ट्रक्चरलिस्ट ऐसे यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को मानते हैं जो किसी पर्टिकुलर हिस्ट्री या कल्चरल कंटेक्स्ट से परे हो, मतलब यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स। यहाँ एक ब्रॉडर सिस्टम की बात हो रही है। ठीक, नाउ घूम फिर के हम आ गए उसी डेफिनेशन पे। स्ट्रक्चरलिज्म ट्राइज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सिस्टम अंडरलाइंग द इवेंट। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये डेफिनेशन खुद से समझ आ जाएगी, बट फिर भी मैं भी अपनी तरफ से बता देता हूँ। इवेंट कोई आइसोलेटेड अकरेंस नहीं है, मतलब कि कोई दीवार है तो वो दीवार जस्ट दीवार नहीं है बल्कि उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, ईंट, सीमेंट, पुट्टी, उन सबको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। उसी तरीके से कोई इवेंट है वो कोई आइसोलेटेड चीज़ नहीं है बल्कि उसके अंदर स्ट्रक्चर्स है और उन स्ट्रक्चर्स को सिस्टमेटिकली एनालाइज करना या करने की कोशिश जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म करता है, ये थ्योरी करती है। ठीक, इजी, डन। नाउ कुछ की थिंकर्स,
जैसे फर्डिनांड डी सेस्योर, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, लुइस एल्थूसर, जैक लैकान, रोलैंड बार्थ, ये जितने भी हैं ये सारे स्ट्रक्चरलिज्म के थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म को यूज़ किया। जैसे फर्डिनांड डी सेस्योर, इन्होंने लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में स्ट्रक्चरलिज्म को यूज़ किया, जो इन्होंने साइन का कंसेप्ट दिया। या फिर जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है, उन्होंने मिथ के ऊपर स्ट्रक्चरलिज्म का यूज़ किया। तो इस तरीके से सबने अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म का यूज़ किया है, और इन सब के ऊपर एक डेडिकेटेड इंडिविजुअल वीडियोस आएगी, क्योंकि ये सारे थ्योरिस्ट नेट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दूसरे साल या हर दूसरे अटैम्प्ट में इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इनके कंसेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं इनके कंसेप्ट्स को इसी वीडियो में इंक्लूड करता तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता। सो आप इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन सब पे वीडियोस आएगी और इन सब को पढ़ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड लास्ट में अ बिग थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।